नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। आज 13 अक्टूबर 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इम्पोर्टेंट आइटम्स। जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कल हुई थी, तो इसकी लेटेस्ट अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर 2020 तक। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की सीरीज़ ये जो है डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज का वो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग। लास्ट जो मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग का मतलब कल की मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो जीएसटी काउंसिल के हेड भी हैं, उन्होंने ये बताया था कि जितने भी पैसे, जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है इस साल का, ये सारा का सारा ड्यू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से अगर कोई पेंडिंग पैसे हैं या फिर कोविड-19 की वजह से कोई पैसे हैं, तो ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो कम्प्लीटली दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में बताया था। उन्होंने ये बताया, शी सेड नोबडी इज गोइंग टू बी डिनाइड कॉम्पनसेशन फॉर लॉसेस। किसी भी राज्य को मना नहीं किया जाएगा। और आपको पता है कि 21 स्टेट्स जो हैं, उन्होंने 97,000 करोड़ रुपीस वाला जो ऑप्शन है, इससे पहले कि हमारे डिस्कशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 97,000 से 1.1 लाख करोड़ रुपीस ये कैसे हो गया। टू बी ऑनेस्ट आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। मैंने बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स देखे, लेकिन इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं मिली है। तो आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, राइट, कि ये 97,000 से 1.1 लाख करोड़ की बात कहाँ पर आ गई। लेकिन जो 2 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से बहुत सारे राज्यों ने ये बताया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो स्टेट्स हैं, उन्होंने ये बताया कि हमें ये 2 में से कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं है। उन्होंने एक थर्ड ऑप्शन बताया था कि थोड़े पैसे सेंटर बोरो करें, थोड़े पैसे स्टेट्स बोरो करें। राज्य सरकार चाहती है कि सारे के सारे पैसे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सारे पैसे जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स बोरो कर लें। तो ओपोजिशन स्टेट्स जो हैं वो इनसे नाराज़ थे। तो यहाँ तक एक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। अब कल की मीटिंग के बारे में बात करें, तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, ये भी स्टेलमेंट, यानी कि यहाँ पर भी कोई कंसेंसस या फिर कोई फिक्स डिसीजन इन द सेंस सारे राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था पिछले बार, उससे काफ़ी अलग एक चीज़ देखने को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये बता रही है कि इट विल गो अहेड विद दिस 1.1 लाख करोड़ रुपीस बोरोइंग प्लान। 21 स्टेट्स जो हैं वो चाहते हैं कि ये 1.1 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो जल्द से जल्द डिस्पर्स किए जाएं, और बाकी के जो राज्य हैं, ओपोजिशन स्टेट्स जो हैं, उनका कहना ये है तो ये तो एक बहुत ही इलीगल मूव आप ले रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और मुझे लगता है कि अब ये मैटर जो है वो और ज़्यादा सीरियस हो सकती है। निर्मला सीतारमण जी ने रिपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए उनके ही शब्दों में ये बताया, देयर वाज नो कंसेंसस। कोई भी कंसेंसस तक हम नहीं पहुंच पाए। ओपोजिशन स्टेट्स नाराज़ हैं। 21 स्टेट्स जो बीजेपी और तमिलनाडु, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और तमिलनाडु ने यह बताया है कि 1.1 लाख करोड़ रुपीस वाला ऑप्शन उनको पसंद है, और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए उनको ट्रिगर किया जाए, उनको स्टार्ट किया जाए। केरला के जो मिनिस्टर हैं, थॉमस आइसाक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने, वो बेसिकली ओपोजिशन रूल्ड स्टेट की टीम में है, तो उन्होंने बताया कि ये जो ऑप्शन हमारे सामने रखा है, तो ये अटॉर्नी जनरल साहब के ऑप्शन से विरोध में है, और कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो वो फाइनल डिसीजन काउंसिल लेती है, यानी कि जीएसटी काउंसिल लेती है। और यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का कंसेंसस नहीं है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी के कुछ राज्य जो हैं, 21 स्टेट्स, ये 1.1 लाख करोड़ वाले ऑप्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनप्रीत बादल, उन्होंने ये बताया कि वो अपने चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट को ये बताएंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाना चाहिए। तो अब ये मैटर जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सीरियस हो सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, GILT गिल्ट मार्केट।
रिटेल और कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, उसको लेकर कुछ नए आप कह सकते हैं कुछ नए रूल्स बनाए जा सकते हैं, कुछ नई सिस्टम डिज़ाइन की जा सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको CCIL कहते हैं। CCIL क्या है? CCIL is the central counterparty in clearing settlement for trades in government securities, foreign exchange and money market. GSEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स और मनी मार्केट, इसके साथ जुड़े हुए जो क्लियरिंग हैं, सेटलमेंट्स हैं ट्रेड्स के, तो इनको संभालना जो है वो CCIL का काम है। तो CCIL और RBI के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मिलकर एक सिस्टम प्रपोज की है, जिस सिस्टम के माध्यम से जो नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो GSEC में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये एक नई सिस्टम रोल आउट की जा सकती है। क्या होता है कि बैंक्स जो हैं वो फ़िलहाल डिपॉजिट के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे आपको नहीं दे रही, या फिर रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक्स का इतना अच्छा नहीं है। कुछ बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो करोड़ों रुपए बैंक्स में डिपॉजिट करें, तो वो अपने पैसों को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर GSECs वो ख़रीद सके, मीन्स ये ऑप्शन अगर दिया जाए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे खरीदेंगे और सिक्योर रहता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट के द्वारा एश्योरिटी होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट कंपेयर, रिस्क कम है तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन कंपेयर टू बैंक्स थोड़ा इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट या फिर उससे ज़्यादा उनको थोड़ा मिल सकता है। और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, जिनको HNIs कहते हैं, तो HNIs जो हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये सिस्टम डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि जो उनका जो अकाउंट है, सिक्योरिटीज़ जो डीमैट अकाउंट है और SGL अकाउंट है, उसमें ईज़िली पैसे ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर जो एक जो कहते हैं स्मूथ मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ वो इजी हो। ये पहला स्टेप लेना होगा। जनरली क्या होता है कि ये जो SGL हैं, यानी कि सब्सिडियरी जनरल लेजर, SGL अकाउंट जो हैं, ये RBI के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, दे आर फॉर GSEC, ओके। और GSEC से जो उनको, मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और एक साल के बाद ये 100 करोड़ रुपए के आपको मिल गए 105 करोड़, तो ये जो गेन हुआ है इसको हायर मार्जिनल इनकम टैक्स रेट इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो लगना चाहिए। क्योंकि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर हम उनके पास से सिर्फ कैपिटल गेन कलेक्ट करें तो फिर उनके लिए ये GSECs जो हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ तो शेयर करूं, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ये स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको NDSOM कहते हैं। ये RBI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसमें जो बैंक्स हैं, PDs हैं, MFs हैं, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, इंश्योरेंस कंपनीज, तो वो इस NDSOM के मेंबर्स होते हैं। तो अब कंपनीज भी, नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं, जो बैंक नहीं है लेकिन उनके पास पैसे हैं, तो वो भी इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सके, इसको लेकर एक सिस्टम क्रिएट करनी होगी। एक और चीज़ है कि एंट्री और एग्ज़िट जो हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप पैसे इन्वेस्ट कर पाएँ और अगर आपको निकलना है तो भी आप इजीली निकल सके। ईजी एंट्री, ईजी एग्ज़िट, ऐसे सिस्टम क्रिएट करनी होगी। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड्स को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पर टैक्स के ऊपर क्लैरिटी ना होने की वजह से ये इतना ज़्यादा हिट प्रोग्राम नहीं हुआ था। टैक्स का जो इश्यू मैंने आपको यहाँ पर बताया, वेयर इज़ इट, इट इज़ हियर, जस्ट अ सेकंड, यस हियर। हायर मार्जिनल इनकम टैक्स रेट पहले लगाने की बात थी, लेकिन इसको अगर कैपिटल गेन्स टैक्स ही सिर्फ लगाया जाए तो फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर एक टसल, दो इम्पोर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस, एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है RBI, इनके बीच में एक टसल हो सकती है और इस टसल को रोक सकती है भारत सरकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट में फिर से ये बताया है, एक आर्ग्यूमेंट की है कि लोन मोराटोरियम जो है उसका ब्लैंकेट एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता। हर एक को लोन मोराटोरियम का लाभ मिले ऐसा हम नहीं करने दे सकते। और RBI ने यह बताया कि वे सारे बिजनेसेस जो एलिजिबल हैं, जो पैसे पे कर सकते हैं, उनको भी अगर आपने लोन मोराटोरियम के तहत ला दिया तो फिर 2 सालों तक ये
चीज़ें जो हैं वो एक्सटेंड होती रहेगी। अब कोर्ट जो है, कोर्ट का स्टैंड ये है कि खुद के मिसमैनेजमेंट के अलावा दूसरे जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं जैसे कि लॉकडाउन, तो अगर उनके खुद के मैनेजमेंट का इश्यू नहीं है और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर बिजनेसेस का परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हुआ है, तो फिर ऐसे बिजनेसेस को एक फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। तो अब देखना यह है कि कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। अगर कोर्ट ने ब्लैंकेट वेवर किया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर अगर वेवर दे दिया, कि कह दिया कि नहीं आपको सभी को देना पड़ेगा, तो इससे सबसे पहले तो बैंक्स जो हैं उनकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ जाएगी। सेकंड थिंग इज़ कि आरबीआई की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बैंक्स और लोन्स के ऊपर, ये अंडरमाइंड होगी, राइट। फिर बार बार इस चीज़ को फ्यूचर में भी चैलेंज किया जाएगा, तो आरबीआई की अथॉरिटी जो है वो वीक हो जाएगी। और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनका पॉलिसी बनाने का एक राइट है, वो उनका डोमेन है, उनका एरिया है, तो उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का इंटरफियरेंस हो सकता है। मीन्स अगर ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है तो इसका सॉल्यूशन यह है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दे कि जैसे एमएसएमईज़ के लिए फंड ऑफ फंड्स स्कीम तैयार की है, कि ऐसी एमएसएमईज़ में सरकार पैसे इंजेक्ट करेगी और इनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेगी, तो समथिंग सिमिलर कैन बी ऑफर्ड टू लार्जर एंटरप्राइजेस एज वेल। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी ऐसे एक फंड ऑफ फंड्स फॉर लार्ज एंटरप्राइज, ऐसा कोई फंड क्रिएट किया जा सकता है। और जिन कंपनीज को कैपिटल की आवश्यकता है, सरकार उनको कैपिटल देगी, उनमें इक्विटी इंजेक्ट करेगी, और फिर जब वो स्टेबल हो जाएगी फिर ये पैसे वापस कलेक्ट किए जा सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई ऑफर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है तो आरबीआई भी खुश रहेगी, बड़ी बैंक, बड़ी जो कंपनीज हैं उनको भी पैसे मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट विल बी हैप्पी एज वेल, और इससे हर एक पार्टी जो है वो जनरली स्पीकिंग सेटिस्फाई हो जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने दो नहीं लेकिन 3 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, कुछ स्कीम्स अनाउंस की हैं जिससे हमारी इकोनॉमी में डिमांड जो है उसको बूस्ट किया जा सकता है। सरकार ने ये बताया है कि 73,000 करोड़ रुपीस मार्केट में इंजेक्ट किए जाएंगे जिससे डिमांड बूस्ट होगी। इसमें लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी वाउचर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये मिल सकता है इसका लाभ, और एक फेस्टिवल एडवांस स्कीम, ये भी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो इसके लिए कुछ 36,000 करोड़ रुपीस हैं, और एडिशनल 37,000 करोड़ रुपीस जितने पैसे जो हैं वो सरकार ने रखे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो एलटीसी में जो 10 डे की लीव होती है उनको एनकैश किया जा सकता है, तो ये एक स्कीम है। और अपने ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस और इन सारे वाउचर्स को उनको डिपॉजिट करना होगा, इसके ऊपर 12% जीएसटी और ये सारी चीज़ें लगेगी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि इससे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 5,675 करोड़ रुपीस जितने पैसे इंजेक्ट हो सकते हैं, और स्टेट्स अगर इनको इम्प्लीमेंट करें तो 28,000 करोड़ रुपीस जो है वो इसमें जनरेट होंगे। फिर फेस्टिवल एडवांस स्कीम में ये होगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 10,000 रुपये एडवांस में बोरो कर पाएगा, इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा। तो उनके पास पैसे आएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपने इस स्कीम का लाभ लिया, आपको 10,000 रुपये सरकार ने दिया इंटरेस्ट फ्री, तो आप फेस्टिवल सीजन में कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेंगे और धीरे धीरे करके ये पैसे जो हैं वो वापस मिल जाएंगे। ये फ्री में नहीं है, लेकिन यू कैन गेट दिस इंटरेस्ट फ्री एडवांस, फिर आपकी सैलरी और उसमें से कट किया जा सकता है, लेकिन आप ये 10,000 रुपये जो है वो खर्च करेंगे। तो ऐसा अगर किया जाए तो उन्होंने बताया कि अगर 50% स्टेट्स भी इस स्कीम को फॉलो करें तो 8,000 करोड़ जितने पैसे जो हैं वो खर्च हो सकते हैं। एस्टिमेट किया जा सकता है कि इतने पैसे लोग खर्च करेंगे, तो इससे भी फेस्टिव सीजन में डिमांड बूस्ट होगी। और फिर उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया कि 50 सालों के रीपेमेंट के लिए स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन्स दी जाएगी, 12,000 करोड़ रुपए डिस्बर्स किए जाएंगे। इसमें 2,500 करोड़ जो हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थर्न स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनको दिए जाएंगे, टोटल 2,500 करोड़। और 7,500 करोड़ रुपीस जो है वो बाकी के राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन। तो और ऊपर से उन्होंने बताया कि 25,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रोड, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कैपिटल इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली हैं। गुड न्यूज़ फॉर जॉब सीकर्स। वैसे देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले मंथ के साथ अगर हम कंपेयर करें, जून में 1.5 लाख जॉब्स हुई थी,
इस टाइम अगर आप देखें तो 1.64 लाख जॉब्स, और लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 93% जितनी जो जॉब्स है, 1.76 लाख जॉब्स जो जनरेट हुई है सितंबर में, तो उसमें से 93% जॉब्स जो हैं ये परमानेंट जॉब्स हैं, तो दैट्स ए गुड थिंग। और एक दूसरा है निकोलस डमोलिन, इनके ये रिसर्च ग्रुप है, तो इनका कहना ये है कि प्री कोविड लेवल के 75% तक एम्प्लॉयमेंट पहुंच गई है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको पता है कि ये फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो थोड़े लंबे टाइम तक चलती रहेगी, तो अब उन्होंने फिर से फुल टाइम पोस्ट के लिए लोगों को हायर करने की शुरुआत कर दी है। जो पहले अनसर्टेनिटी थी, अब एक सर्टेनिटी हो चुकी है कि ऐसे ही थोड़े टाइम तक, आने वाले 5 6 7 महीनों तक या फिर 1 साल तक भी ऐसे ही जीवन जो है वो चलता रहेगा। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, आईटी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी, फार्मा, लाइफ साइंस एंड लॉजिस्टिक, इन हर जगह पर रिक्रूटमेंट हो रही है। फेस्टिवल सीज़न की वजह से डिमांड बढ़ सकती है, तो ये भी एक पॉजिटिव एक सेंटिमेंट है मार्केट में। ई टेलर्स जो हैं, ई रिटेलर्स, वो डिलीवरी बॉयज़ को हायर कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स को हायर किया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर के एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसमें 34% राइज देखने को मिला है। बेग पार्टन 34% जितनी जो जो जॉब्स जनरेट हुई है, तो 34% जितनी एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 30% मिडिल टू जूनियर लेवल रोल्स हैं, 14% मिड सीनियर कैटेगरी में हैं। जो सीनियर पोजीशंस हैं तो उसमें काउंट ड्रॉप हुआ है, और एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, ये सारे बिजनेसेस में, ये सारे सेक्टर्स में हायरिंग जो है वो नहीं हो रही है। तो ओवरऑल सिनारियो काफ़ी अच्छा है, वी कैन से। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।